रामदेव अग्रवाल साहब ने कहा है कि हर साल निफ्टी पे 15% का रिटर्न मिलेगा, आपका पैसा डबल हो सकता है। मैं रामदेव अग्रवाल साहब का सम्मान करता हूँ। बड़ी मेहरबानी होती अगर ये यह भी कह देते कि सरकार ने टैक्स कम करना चाहिए। अगर 15% एनुअल रिटर्न चाहिए तो सरकार को टैक्स काटना पड़ेगा। महोदय, लाग लपेट करने का कोई मतलब नहीं है, झूठ बोलने आपको दिलासा देने का मतलब नहीं है। देखिए, इन्हें एसआईपी चलवाना है, इन्हें एसआईपी चलवाना है। नेवर आस्क अ बार्बर वेदर यू नीड हेयर कट। कभी भी नाई से मत पूछिए कि आपको बाल कटवाना चाहिए अथवा नहीं कटवाना चाहिए। बस अगर नाई से पूछोगे कि बाल कटवाना है तो वो कहेगा काटो। तो वो चीज है महोदय। 15% एनुअल रिटर्न नहीं, मैं कह रहा हूँ 18% भी पॉसिबल है। उसके लिए सरकार को टैक्स काटने पड़ेंगे, आज काटे या 10 साल बाद काटे, काटना पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन क्या है, आपको हैंग इन करना है, क्योंकि जितना टाइम लेंगे ये उतना तेज उछाल आएगा। मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, जो जितना लंबा टिकेगा, हो सकता है इसी लेवल पर टिका रहे मार्केट को, फिर सीधा वर्टिकल हिट जाएगा सीधा। तो आपको सब्र का फल मीठा तो मिलेगा, जितना ही टाइम लेंगे उतना मीठा फल हो जाएगा। वाइन है, जितना पकेगी, जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा टेस्ट देगी। भगवान तुहिन कांत पांडे साहब का स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मार्केट ड्राइव नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, हमारा भी यही मत है, ऑप्शन ट्रेडिंग अकेली नहीं है। सबका ध्यान रखिए आप। आपने चलो क्लोजिंग अकाउंट ऑप्शन सिस्टम ले आए, कोई दिक्कत नहीं, आप एसएलबीएम ले आओ। तो सरकार अब प्रयास कर रही है एसएलबीएम लाने की। अगर एसएलबीएम आती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार एसएलबीएम लेकर आती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि सरकार एसएलबीएम लेके आ जाए, ताकि लोगों को पैसिव इनकम आना चालू हो जाए। आज की डेट में किसी के पास शेयर है, मान लो रिलायंस के शेयर हैं, और रिलायंस के शेयर्स हैं, उसको बेचना नहीं है, तो कम से कम 8% 9% उसकी सालाना तो इनकम बन जाएगी एसएलबीएम से। और एसएलबीएम आ जाएगा तो जो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम है वो भी अच्छा चलेगा। तो अच्छी बात है। आप देखिए महोदय, हमको कोई ये नहीं चाहिए चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं वो दे दो। आप तो मार्केट का उद्धार करो, मार्केट को आगे ले जाओ। एसएलबीएम जिसमें हम शेयर्स को रेंट पे दे सकते हैं, इसकी मांग हम हमेशा से कर रहा हूँ, दसियों साल से मैं कर रहा हूँ महोदय। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी बीच महोदय, ये जो क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम आया उसके फलस्वरूप आप देख लीजिए बीएसई गिर गया। तो अगर कोई ये कहे कि साहब केवल ट्रेडर्स को नुकसान है, ऐसा नहीं है, सरकार को नुकसान है। बीएसई तो सरकारी कंपनी है। अभी इसके 2900 तक के टारगेट आए हैं जेफरीज के अनुसार। तो ये अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है महोदय, इनको साधुवाद, बट बीएसई पे ध्यान रखिएगा, नेगेटिव ब्रोकरेज चल रही है, थोड़ा संभल के रहिएगा, ऐसा निवेदन है। आरबीआई ने महोदय इतना दुनिया जहां का प्रयास कर लिया, उसके बावजूद भी आज एफआईआई ने सेल किया है, उसके बावजूद रुपया कमजोर हो रहा है, देख लो आपके सामने है। सरकार के पास है, उनको पैसा फूंकना है तो ऐसे फूंक लो आप, अदर वे टैक्स काट दो। मतलब देखो, आपने सुना होगा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वही हो रहा है ये। टैक्स बढ़ा बढ़ा दिया, अब हो गई गलती। अब उस गलती को सही साबित करने के चक्कर में देश फूंका जा रहा है। जब तक हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस है महोदय, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो बिगड़ गया। देखिए, हम इकोनॉमिस्ट लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि भारत को ट्रेड डेफिसिट है। भारत को हर दूसरा देश ट्रेड डेफिसिट दे रहा है, अमेरिका छोड़ के। हर दूसरा देश अमेरिका को छोड़ के भारत को चूना लगा रहा है। तो हमारा देश कैसे फ्लोट कर रहा है, हमारा देश क्यों नहीं डूब रहा है? हमारा ट्रेड डेफिसिट तो ऐसा है महोदय कि हमने डूब जाना चाहिए था, कल नहीं आज, अभी इसी वक्त। लेकिन हम डूब नहीं रहे, क्यों? क्योंकि अमेरिका से एफआईआई और एफडीआई आ रहा है, एफडीआई और एफपीआई। एफपीआई मतलब एफआईआई। अमेरिका से ही आ रहा है एफडीआई, कोई रशिया से तो आएगा नहीं। चाइना से प्रतिबंध लगा रखा है, प्रतिबंध भी लगाते हटा दें तो भी रशिया से नहीं आए, चाइना से नहीं आएगा। रशिया देता नहीं है, देगा नहीं, कर भी नहीं सकता। क्योंकि वहां गवर्नमेंट कंट्रोल है।
तो हमारा जो हम बच रहे थे वो बिकॉज ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई बच रहे थे। अब आपने टैक्स भी बढ़ा दिया तो अब ये घट गया, तो फिर हम हमारा नेट नेट लॉस है। तो इसलिए हमारा जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है। आप देखो लगातार गिर रहा है, तमाम प्रयास के बावजूद नहीं सुधर रही है स्थिति। मार्केट रिस्क भी और इनकम भी। मेरे पास खुद है इन्वेट महोदय, हर तिमाही पैसा आता है, क्यों हम इधर उधर परेशान होते फिरें। और शेयर भी चढ़ता है, 5-10% शेयर चढ़ जाता है। वो रामदेव अग्रवाल साहब बोल रहे हैं ना 15% एनुअल रिटर्न। अरे भैया 10% तो उस पर डिविडेंड प्लस 5% से 10% ये चढ़ जाता है इनविट। तो इनविट पे मुझे मैं निकलवा रहा हूँ भैया 10 से 15% प्रॉफिट आराम से, बस लेके बैठना है। और गिरावट में जब मैं कहूं तो खरीदना है बस, इतना सा है। और ना सिर्फ अमेरिका में, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया में तो इनविट और आरईआईटी बढ़ना है। आरईआईटी में इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आरईआईटी में रिटर्न कम है। लेकिन आरईआईटी किसी को लेना है तो ले सकता है, वो भी उसमें भी अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। इन्वेट पे मैं फोकस करता हूँ ज्यादा। तो आप कुछ ना कुछ ये पोर्टफोलियो में रखिए, हर 3 महीने कुछ ना कुछ पैसा आता रहे, ग्रोथ भी मिल जाएगी और डिविडेंड भी रेगुलर मिलता रहेगा। ना सिर्फ रुपीज में बल्कि डॉलर में भी रेगुलर मंथली इनकम आना चाहिए। और डॉलर में अगर मंथली इनकम है तो ध्यान दीजिए, अब रुपया कमजोर हो गया तो रुपया आपकी कमाई को खा रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी सैलरी आ रही है, उसको डॉलर खा गया। रुपया घुन है, डीमक है। तो आप डॉलर बेस्ड मंथली इनकम जनरेट कीजिए। और इसमें भी गिरावटों में मैं रिकमेंड करता हूँ, बिल्कुल गिरावटों में आप देखो, हर गिरावट के बाद शार्प रिकवरी है। हर गिरावट के बाद मार्केट क्रैश होता है, ये भी क्रैश होता है, उस क्रैश में उठाना है बस। आप सामने देखो तो इसमें तो महोदय 10 to 12% डिविडेंड मंथली पे आउट होता है इसमें। लगभग 5 से 10% शेयर चढ़ जाता है अपने आप। और फिर अगर मैं यहां खरीदूं, बॉटम में खरीदूं, तो मुझे 5 से 10% एक्स्ट्रा जंप ये मिल जाएगा। अगर मैं इसको भी जोड़ दूं तो महोदय 20% तो हो गया मेरा पैसा रिटर्न, प्लस रुपी डेप्रिशिएशन 5% एवरेज मान लो, तो होता है 25%। अगर 25 का मैं भैया और घटा दूं, 20% भी कर दूं, यू आर विनर ऑलरेडी। 20% मतलब हर 4 साल में पैसा डबल, और विदाउट विदाउट एनी टेंशन। अब रिस्क क्या है भैया, जेपी मॉर्गन डूब जाए। अब जेपी मॉर्गन डूबेगा तो आप भी डूबोगे, पक्के डूबोगे, बच ही नहीं सकते। आपको साहब एफडी बच जाएगी, एफडी भी ना बचेगी, बैंक भी ना बचेंगे। जेपी मॉर्गन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, जब वो डूबेगा तो सरकारें आ जाएंगी बचाने के लिए। लीमन क्राइसिस आई हैव सीन 2008 में, जो लीमन ब्रदर्स एक बैंक डूबा था, पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा हो गया था। जेपी मॉर्गन तो उससे बड़ा है। अब रिस्क रिस्क रहती है, वो मैंने आपकी सेवा में पेश कर दी। दूर ट्रांसमिशन पर महोदय मैं बुलिश था।